हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लखनऊ शहर में एक छोटी सी फैमिली में उमा अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। एक रोज उमा सुबह सुबह अपनी बेटी सलोनी को उठाते हुए कहती है, सलोनी उठ भी जा, सुबह के 8 बज रहे हैं, जाकर दुकान से दूध और ब्रेड ले आ। नहीं नहीं माँ, मुझे अभी थोड़ा और सोने दो। आप ना ये काम भाई को भी तो कह सकते हो। नहीं, तू ही जाएगी दुकान, और हाँ, तुझे कॉलेज भी तो जाना है। अब उमा सुबह सुबह सलोनी को उठाकर दुकान भेज देती है और सलोनी भी नींद में उठकर दुकान पर जाती है। क्या यार, क्या जिंदगी हो गई है। सुबह शाम दुकान जाओ, घर का काम करो, ऊपर से पढ़ो लिखो भी। अंकल, एक दूध की थैली, एक ब्रेड और चाय पत्ती दे दो। कौन ही आएगा बार बार दुकान। ये ले बेटा, 225 रुपए हो गए। ठीक है, खाते में लिख लेना। ठीक है, लिख लेता हूँ, लेकिन तेरा ये खाता 2 महीने से चल रहा है। अगली बार बिना पैसे सामान नहीं दूंगा भैया मैं तुझे। ऐसा है तो मैं सामने वाले लाला अंकल की दुकान पकड़ लूंगी, वो तो मुझे फ्री में भी सामान देने को तैयार है। हाँ ठीक है ना, जा यहाँ से, जहाँ से मन हो वहाँ से जाकर के सामान ले, पहले पिछले पैसे दे मेरे। इतना कहकर सलोनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो रास्ते में आते हुए खुद से कहती है, ये बात माँ को पता चली ना तो वो मुझे चप्पलों से मारेंगी। तो मुझे सारे सामान के पैसे देती हैं, लेकिन मैं ही उन पैसों को अपनी जेब में रखकर उधारी खाता चला रही हूँ। अब सलोनी घर आती है और अपनी माँ को चुपचाप सामान देकर कॉलेज के लिए तैयार होने चली जाती है। कुछ समय बाद सलोनी कॉलेज के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में अपनी पड़ोसन विमला की बेटी और अपनी खास दोस्त मोनिका से बातें करते हुए कॉलेज जाती है। सलोनी, तुझे पता है कल तू कॉलेज नहीं गई थी, वो कैंटीन वाला मुझे कह रहा था। आज कहाँ गई तुम्हारी वो कंजूस दोस्त? कहीं तुम्हें भी तो खाते में नहीं लिखवाना कुछ? अच्छा, ऐसा बोला तो चल ठीक है, अपने ग्रुप के सभी लोगों को मैसेज डाल दे, आज पार्टी तेरी बहन की तरफ से है। सच कह रही है क्या? क्या बात है, आज फिर मजा आने वाला है। अब मोनिका और सलोनी कॉलेज जाती है और कैंटीन में बैठकर ग्रुप में खाने पीने की चीजें ऑर्डर करवाती हैं। किसी को और कुछ मंगवाना है तो बिना सोचे बता दो, आज पार्टी तेरी बहन दे रही है। बोल तो ऐसे रही है जैसे कि पता नहीं अभी कभी जेब से पैसे निकालेगी और दे देगी हमें। हाँ, उधार खोर कहीं की। हाँ तो भैया, कितने का हिसाब हुआ आपका? 2000 का बिल बना है मैडम जी, और आप पैसे दे ही रही हो तो पिछले महीने का भी दे दो। अरे किसने कहा कि मैं आप भी पैसे दे रही हूँ? ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ये भी आप खाते में लिख लेना। यार क्या स्वैग है तेरा, आपसे तेरी बहन भी खाते वाली पार्टी देगी। देखिए मैडम, हम खाते में लिखते जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं लिख सकते। आप चुपचाप से ना पैसे दो हमारे। अभी के पैसे दे दिए तो क्या खाते वाले पैसे नहीं लोगे आप? अरे मैडम, हम सारे पैसे ले लेंगे, आप पैसे दो तो पहले। अरे भैया, खाते में लिख लो, फिर मिलते हैं। घर से बाहर और कॉलेज में भी सलोनी ने खाता बना रखा था। अब देर शाम सलोनी घर आती है तो सलोनी की माँ उमा और उनकी पड़ोसन विमला मार्केट के लिए निकल जाते हैं। तभी घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उमा के मोहल्ले की दुकान आती है। अब दुकानदार उमा को देखकर उमा को रोकते हुए कहता है, बहन जी नमस्ते, कैसी हैं आप? और घर में सब कुछ कुशल मंगल? जी भाई साहब नमस्कार, सब बढ़िया, आप सुनाइए। सब अच्छा है भगवान की दुआ से। वो मैं कह रहा था कि थोड़े दुकान के पैसे बाकी हैं, आप दे देती तो अच्छा होता। जी कौन से पैसों की बात कर रहे हो आप भाई साहब? जी आप भी बहुत मजाक करती हैं। वो सलोनी बिटिया है ना, जो सामान ले जाती है उधार में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी लेकिन मैं तो उसको पैसे देकर सामान लाने भेजती हूँ, तो किस बात की उधारी बाकी है आप पर? जी देखिए, ये अपनी बच्चियों से पूछ लीजिएगा। और विमला जी, आपकी बिटिया भी सामान उधार में ले जाती है, वो भी कहती है कि खाते में लिख लेना। अब विमला और उमा को जब ये बात पता चलती है तो वो मार्केट ना जाकर उल्टे पाँव ही घर आ जाती है। माँ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? आप और विमला आंटी तो मार्केट गए थे ना? पहले तो तू ये बता कि तुझे जब मैं हर सामान के पैसे देती हूँ तो तू उस दुकान वाले से खाते पर सामान क्यों लेकर आती है? देखो माँ, आप मारना नहीं, क्योंकि अगर आपने मुझे मारा तो ये कर्मा भी ना खाते में ऐड हो जाता है। अब तो अपनी माँ को बताएगी कि पाप और पुण्य किसे कहते हैं। देखो माँ, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उस दुकान वाले ने मुझे 2 दिन कुत्ते के खाने वाले बिस्किट और 1 दिन कीड़े लगी दाल दिए थे। अब उसका बदला तो लेना ही था ना। सच बता, यही बात है ना या कोई और बात है? माँ, आपके सर की कसम यही बात है। और रही बात आपके पैसों की,
तो वो पैसे मैंने जमा पूंजी में जमा कर रखे हैं। बात तो सही है, ये दुकान वाला ही घटिया सामान रखता है। माँ मैं तो कहती हूँ ऐसों के साथ आप भी ऐसी बनो, तभी ये कभी फिर ऐसे हमें ठगेंगे नहीं। सलोनी के संगत में रहकर तो मोनिका का ये हाल हुआ था। अब सलोनी तो अपनी माँ को अपनी बातों में फंसा लेती है, लेकिन मोनिका भी विमला को अपनी तरफ करके अपनी माँ को दुकान वाले के खिलाफ कर देती है। क्या हुआ बहन जी, क्या बोला बिटिया ने? अरे भाई साहब, बच्चे हैं, मुझे पता चला, बुरा तो लगा। ऐसे दुकान से उधारी लेंगे तो कैसे चलेगा काम। हाँ बहन जी, एक आप ही हैं जो समझती है मुझ जैसे दुकान वाले को। हाँ ये तो है। वो मुझे 1 किलो चीनी, 1 किलो आटा और बिस्कुट, नमक, सर्फ, साबुन ये सब दे दीजिए। लीजिए बहन जी, अभी के तो 1500 हुए हैं, पहले के 5000 हैं। चलो ठीक है, खाते में लिख लेना। विमला का तो पहले से उधार था। अब विमला और उधार करके चली जाती है। इधर विमला के जाने के बाद उमा का आना होता है और अब उमा को देखकर दुकान वाला कहता है, बहन जी आइए आइए, क्या हुआ, आपने पूछा बिटिया से? हाँ हाँ, पता चला बिटिया ने खाते पर सामान ले गई है। अभी मुझे इस लिस्ट का सामान दे दीजिए भाई साहब। पैसे तो देंगी ना आप अभी क्या, और खाते का? जी कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, जरूर दूंगी। अब उमा भी दुकान वाले को सामान की लिस्ट थमा देती है और दुकान वाला भी उमा को सामान दे देता है। अब उमा सामान लेने के बाद चल पड़ती है। अरे बहन जी पैसे तो देती जाइए। अरे भाई साहब, मैं तो पर्स ही लाना भूल गई। चलो अभी तो आप इसे भी खाते में लिख दो, बात की बाद में देखते हैं। खाते में लिख लेना, खाते में लिख लेना, मैं तो परेशान हो गया हूँ ये खाते में लिख लिख के। अपनी मम्मियों से डांट खाने के बाद भी मोनिका और सलोनी का ये उधारी का चक्कर छूट जाता है, लेकिन उनकी मम्मियों को ये आदत लग जाती है, जिस वजह से वो जब भी दुकान जाती तो कहती खाते में लिख देना। अब अगले रोज विमला के घर साड़ी वाला आता है और वो विमला और उमा को साड़ी दिखाने से पहले कहता है, देखिए मैडम जी, बोने का समय है, खाते का कोई सीन नहीं है अपने पास। अरे पहले साड़ी तो पसंद कर ले, फिर देखते हैं पैसे है भी या खाते का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए मैडम, बोने के समय में ना उधार मांग के हमको शर्मिंदा ना कीजिए। विमला और उमा को साड़ी वाला यहाँ तक कहता है कि बोनी का समय है तो मैं उधार नहीं दूंगा, लेकिन उमा और विमला दोनों की दोनों साड़ियाँ लेकर साड़ी वाले को 10-10 रुपए दे देती हैं और कहती हैं, ये लो आपकी हो गई बोनी, बाकी के पैसे खाते में लिख देना। मेरा भी खाते में लिखने वाला ही सीन है। अरे जब तक पिछला पैसा नहीं मिलेगा तब तक एक भी साड़ी नहीं देंगे आप लोगों को। और आपको देख देख के आस पड़ोस के अम्मा चाची सब आ जाती हैं और कहते हैं साड़ी दीजिए और खाते में लिख लीजिए। अरे हम कोनो धर्मशाला थोड़ी खोले हैं जो आओगे साड़ी लोगे चले जाओगे, पहले पैसा दीजिए फिर साड़ी लीजिएगा, समझे? सुलोचना अपनी नई नवेली बहू सुमन का स्वागत करते हुए कहती है, आओ आओ बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। इस कलश को किक मारकर अंदर आ जाओ। किक सासू माँ। सुमन को टोकते हुए सुलोचना का बेटा प्रेम कहता है, अरे माँ के कहने का मतलब है गिरा के अंदर आ जाओ। माँ जरा सलमान खान की फैन है ना, इसीलिए अपनी बातों में उसकी फिल्मों के नाम और डायलॉग ले आती हैं। कैसी अजीब सास मिली है, लोग इस उम्र में भगवान के फैन होते हैं और ये सलमान की है। सुमन कलश को पैर से गिराकर अंदर आती है, जिसके बाद वो अपने पति के साथ अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन सुलोचना अपनी बहू को पहली रसोई के लिए बुलाती है और जब सुमन अपनी पहली रसोई में हलवा बनाकर सुलोचना को खिलाती है तो सुलोचना उसे बोलती है, अरे वाह बहू, तुम्हारे बनाए हलवे ने तो कमाल कर दिया, ये लो हमारी तरफ से नेक। अरे नहीं मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है। प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। क्या मम्मी जी, आप मुझे थप्पड़ मारेंगी? इतने में वहाँ कमरे से तैयार होकर प्रेम आता है और वो अपनी माँ की बात सुनकर सुमन से कहता है, मैंने तुमको कल ही बताया था माँ को सलमान खान का क्रेज है, फिर भूल गई। अरे दबंग का डायलॉग मार रही हैं और ये पैसे नेक होता है, इसीलिए इसको मना नहीं करते। ठीक है, आप कहते हैं तो ले लेती हूँ, शुक्रिया माँ जी। चल बहू, अब तो घर संभाल, मैं जरा अपनी मोहल्ले की सहेलियों से मिलकर आऊँ। इतना बोलकर सुलोचना घर से निकल जाती है और अपनी पड़ोसन कमला के घर जाती है, जहाँ मोहल्ले की और भी औरतें मौजूद होती हैं। तभी सुलोचना वहाँ पहुँचकर बोलती है, अरे अरे मैं आ गई, स्वागत नहीं करोगी मेरा? हाँ हाँ, तू तो कहीं की महारानी लग रही है ना,
जो हम तेरा स्वागत करें। खुद को कभी खुशी कभी गम का शाहरुख और हमको जय समझ रही है, जो तेरे आने की आहट सुनकर दरवाजे पर आरती की थाल लेकर खड़े रहेंगे। इतने से मुंह से कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही कमला। अरे हमको गुस्सा आ गया ना तो हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगी कि सास कहाँ से ले और पादे कहाँ से। हाय हाय सस्ती फीमेल सलमान खान, क्यों हमारी बनी महफिल को बिगाड़ रही है? चुपचाप आकर बैठ नहीं सकती है क्या? हाँ बैठ रही हूँ, लेकिन आगे से जिंदगी में 3 चीजें कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। आई, मी एंड माई सेल्फ, समझी? सुलोचना की ये फालतू सलमान गिरी से उसके मोहल्ले की सहेलियां तो परेशान थी ही, लेकिन अब उसके घर में आई नई बहू भी इससे परेशान होने लगी थी। एक शाम सुमन सुलोचना के लिए चाय बनाकर उसके कमरे में देकर आती है, लेकिन सुलोचना सलमान की मूवी देखने के चक्कर में चाय नहीं पीती। कुछ देर बाद सुलोचना अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, ओ सुमन बहू, मैंने तुझे चाय के लिए बोला था, कहाँ है मेरी चाय? सुमन कमरे में आती है और साइड टेबल पर चाय का कप वैसे का वैसा देखकर बोलती है, माँ जी ये तो रखी थी चाय, हद है। आप खुद तो ध्यान देती नहीं है और दूसरों पर चिल्लाने लगती हैं। हाँ तो कोई नहीं, जा इसको दोबारा गर्म कर ला। हाँ यही काम है ना मेरे पास, घर के बाकी काम छोड़कर बार बार आपकी चाय गर्म करती रहूं। तू मेरे घर का काम करके मुझ पर एहसान कर रही है? अरे सुन, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, समझी? जा यहाँ से, मैं खुद गरम कर लूंगी अपनी चाय। सुलोचना गुस्से में सुमन को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और अपनी ठंडी हुई चाय को खुद ही गर्म करके पीती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और सुलोचना पर सलमान का क्रेज ऐसे ही बढ़ता जाता है। वो अब कभी कभी कपड़े भी सलमान की तरह ही पहनने लगी थी, जैसे कोट पैंट। लेकिन एक दिन जब वो घर में आराम से बैठी दबंग मूवी देख रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन कमला भागती हुई उसके पास आती है। अरे सुलोचना, तू आराम से घर में बैठी है और बाहर मोहल्ले में देख क्या अनर्थ हो रहा है। क्या हो रहा है ऐसा जो तू ऐसे भागते हुए आई है? सलमान खान आ गया क्या? सलमान खान नहीं, एमसीडी वाले आए हैं। कह रहे तुम्हारे मोहल्ले के बीचों बीच गड्ढा खोदेंगे और पानी की पाइपलाइन चेक करेंगे। इन्होंने पहले के आसपास के मोहल्ले की गलियों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, आना जाना मुश्किल हो गया है लोगों का। अब ये यहाँ आ गए हैं। हमारे मोहल्ले में गड्ढा करेंगे, उससे पहले मैं इनके अंदर इतने छेद करूंगी कि। माँ जी छेद बाद में कर लेना, पहले जाओ देखो तो सही क्या मामला है। कहीं आप यहाँ सलमान खान बनने के चक्कर में अपने इस गैलेक्सी अपार्टमेंट के आगे बड़ा सा गड्ढा करवा लें। अपनी बहू की बात सुनकर सुलोचना बाहर आती है, जहाँ वो देखती है कि कुछ आदमी एक बड़ी सी जेसीबी के साथ गड्ढा खोदने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये देखकर सुलोचना बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे हमारे अच्छे खासे मोहल्ले की जमीन में गड्ढा करके हमारे ही घर में आना जाना मुश्किल कर देंगे। जाइए यहाँ से, कोई गड्ढा नहीं होगा यहाँ। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम ये सब आप जैसे आदमियों के लिए ही कर रहे हैं। पानी की लाइन में आगे कोई खराबी ना आए, इसीलिए चेक कर रहे हैं। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत करो, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। सही कहा। सुलोचना की बुलंद आवाज और मोहल्ले वालों को एक साथ देखकर एमसीडी के अधिकारी वहाँ से अपनी जेसीबी लेकर निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। उन लोगों को जाता देखकर सभी सुलोचना की वाहवाही करते हैं और कमला सुलोचना से बोलती है, तेरा शुक्रिया सुलोचना, अगर आज तूने आगे बढ़कर बात नहीं की होती तो आज हमारे घरों के आगे भी गड्ढा होता। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। सुलोचना की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और ये देखकर सुमन अपनी सास के लिए बोलती है, मेरी माँ जी के सलमान बनने का फायदा हमें हो ना हो, लेकिन मोहल्ले वालों को तो आज जरूर हो गया। उनकी इस बुलंद आवाज से डरकर एमसीडी वाले तो निकल लिए, लेकिन जिसकी माँ जी नकल करती है उसकी मूवी कभी हॉल में देखी तो होगी नहीं इन्होंने शायद। सुलोचना का सलमान के प्रति क्रेज देखकर सुमन को लगता है कि उसको अपनी सास के लिए कुछ करना चाहिए, जिसके लिए एक शाम वो प्रेम के आने पर उससे कहती है, प्रेम जी, माँ जी इतनी बड़ी सलमान खान की फैन है और खुद भी सलमान खान बने फिरती है, तो आपने कभी माँ जी को हॉल में मूवी क्यों नहीं दिखाई सलमान की? अरे मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन कभी समय ही नहीं मिल पाया माँ को सिनेमा ले जाकर सलमान की मूवी दिखाने का। पिताजी ने भी कभी नहीं दिखाई और माँ ने मुझे कभी बोला भी नहीं खुद से कि मुझे सिनेमा में मूवी दिखाओ।
वैसे अब तो माँ का जन्मदिन भी आ रहा है। माँ का बर्थडे कब है? सलमान खान के बर्थडे वाले दिन 27 दिसंबर को। इसीलिए तो माँ को ज्यादा क्रेज है। अपनी जवानी से देखती आ रही है माँ सलमान को। माँ भी सलमान की उम्र की है, उसी साल में पैदा हुई थी। अच्छा, फिर तो माँ की दूसरी शादी करवा देते हैं सलमान से। पागल हो क्या? अरे मजाक कर रही हूँ। ऐसा करते हैं, माँ जी को सलमान के और उनके बर्थडे वाले दिन सिनेमा में मूवी दिखाने ले चलते हैं। सलमान की न्यू मूवी भी रिलीज हो रही है उसी दिन। ठीक है, और जब तक हम प्रिटेंड करेंगे कि हमको माँ का बर्थडे याद ही नहीं है। दिन गुजरते हैं। सुलोचना सलमान के नशे में खोई ही रहती है, लेकिन अब दिसंबर के आधे महीने खत्म होने पर उसको याद आता है कि उसका जन्मदिन आ रहा है और वो सोचती है कि उसके जन्मदिन वाले दिन उसकी बहू और बेटे उसे कुछ सरप्राइज देंगे, जिसके लिए एक दिन वो उनको हिंट देते हुए बोलती है, प्रेम बेटा, सलमान खान का जन्मदिन आ रहा है। अच्छा माँ, तो आपको बुलाया है क्या सलमान ने? पागल है बेटा, कहाँ मैं कहाँ वो, मुझे कहाँ बुलाएगा। कोई नहीं माँ, हम यहीं घर पर उसके नाम का केक कट कर लेंगे। अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। प्रेम तो इधर उधर की बातें बनाकर चला जाता है और बेचारी सुलोचना अपने जन्मदिन तक रोज किसी न किसी तरह अपने बेटे बहू को याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उन्हें याद ही नहीं है। और फिर 26 दिसंबर की रात सुलोचना के सोने के बाद चुपके से प्रेम और सुमन पूरा घर सजाते हैं और सुबह जब सुलोचना उठती है तो पूरे घर की सजावट देखकर और हॉल में हैप्पी बर्थडे लेडी सलमान खान लिखा देखकर हैरान हो जाती है। तभी अचानक से प्रेम, सुमन और कमला के साथ साथ सुलोचना के मोहल्ले की और भी सहेलियां उसके सामने आती हैं और सारे एक साथ मिलकर बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे माँ जी। हैप्पी बर्थडे मेरी लेडी सलमान खान माँ। ये सब तुमने मेरे लिए किया? नहीं माँ जी, सलमान खान आ रहा है, उसके लिए किया है। आप भी ना। और ये तो कुछ भी नहीं, आपके लिए एक और सरप्राइज है। इतना कहकर सुमन पहले सुलोचना से केक कट करवाती है और फिर सबको केक खिलाने के बाद वो सुलोचना की आंखों पर पट्टी बांधती है, जिसके बाद उसकी पट्टी सीधा सिनेमा हॉल में जाकर खुलती है, जहां सलमान की पिक्चर लगी होती है और सुलोचना अपने परिवार और मोहल्ले की सहेलियों के साथ अपने जन्मदिन पर फिल्म एंजॉय करती है। अंबिका अपने कमरे में अलमारी के कपड़े समेट रही होती है। तभी हॉल से उसकी सास सुलक्षणा की आवाज आती है, बहू बहू, आकाश, सौम्या, अरे कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ सासू माँ, बड़ी खुश लग रही हैं आप। हाँ बहू, खुशी की ही बात है वो। इतनी भी क्या खुशी की बात है माँ, कहीं आपकी लॉटरी तो नहीं लगी? अरे वो खुशी भी कोई खुशी है क्या? अरे वो सौम्या को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अभी उन्होंने फोन किया था और वो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ कर दी, लेकिन इतनी जल्दी? मतलब परसों ही तो वो यहाँ रिश्ता लेकर आए थे, थोड़ा सोच समझ कर जवाब देते ना। अरे जल्दी नहीं तो क्या 4 महीने बाद बताते। अरे पगली, इतना अच्छा परिवार है, ऊपर से इकलौता लड़का है और उसे तू पसंद है। अरे इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। मैं तो बहुत खुश हूँ और पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। अरे अरे सासू माँ, ध्यान से। सुलक्षणा अपनी बेटी के लिए लड़के वालों की तरफ से हाँ सुनकर खुशी से झूमती हुई वहाँ से चली जाती है। तो इसी बात से परेशान सौम्या पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अंबिका अपने ससुराल में बहुत खुश थी, साथ ही अब उसकी नंद सौम्या की शादी भी होने वाली थी, लेकिन इस बात की खुशी उसकी नंद को नहीं थी और अंबिका ये अच्छी तरह जानती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक रोज शादी की खरीदारी के लिए लिस्ट बनाने के लिए सुलक्षणा अंबिका को सौम्या के कमरे में भेजती है। ननद जी, चलिए बताइए क्या चाहिए आपको, लिस्ट बनानी है। भाभी, आप तो सब जानती हो, फिर भी ये सब। सौम्या, सब जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि सासू माँ नहीं मानेगी, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी शादी कर लो। क्या फायदा आपका मेरी भाभी होने का, जब आप मेरी मदद नहीं कर सकती। मैं शादी किसी हाल में नहीं कर सकती। भाड़ में गई ये लिस्ट और भाड़ में गई शादी। अरे ननद जी, गुस्सा करने से क्या होगा। अच्छा चलिए, नहीं बनाते हैं लिस्ट, मैं आपको दुकान का एड्रेस सेंड कर दूंगी। जब गुस्सा शांत हो जाए तो वहाँ चले आना। इतना कहकर अंबिका वहाँ से चली जाती है और सौम्या गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर में खरीदारी के लिए अंबिका
मार्केट पहुंचती है और कुछ सामान खरीदती है। वो बहुत देर तक अपनी नंद का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आती। तो अंबिका कपड़ों की दुकान की तरफ जाने लगती है। तभी उसे उसकी नंद सौम्या फटे चिटे सूट में दुकान के बाहर बैठी दिखती है। तभी अंबिका कहती है, ओहो, मुझे लगा तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ होगा, पर तुम तो पहले से ही यहाँ आकर बैठ गई हो। तुम मुझसे बात कर रही हो क्या? हाँ, और किससे कहूँगी। और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? सासू माँ ने ऐसे घर से निकलने दिया तुम्हें? खैर छोड़ो, आओ अंदर चलो। ये मैडम ऐसे क्यों बात कर रही है, जैसे ये मेरे को जानती हो? क्या पता इसने मुझे कभी भीख दी हो। अरे सोच क्या रही हो, चलो। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर दुकान के अंदर ले जाती है। वहाँ इतने अच्छे कपड़े देखकर चंदा सोचना छोड़कर कपड़े पसंद करने लगती है और ऐसे ही वो अंबिका के साथ उसके घर भी चली जाती है। घर पहुंचकर चंदा पूरे घर को घूरने लगती है। ये देखकर अंबिका को अजीब सा लगता है। साथ ही अंबिका ये भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसकी नंद ने ऐसे फटे चिटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। अंबिका उसका हाथ पकड़कर उसके रूम में ले जाती है, जहाँ पहले से ही अपनी नंद सौम्या को बैठा देखकर वो हैरान रह जाती है और सौम्या भी अपनी हमशक्ल चंदा को देखकर हैरान हो जाती है। तभी चंदा कहती है, ये मैडम तो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, यानी आप मेरी हमशक्ल हैं। हमशक्ल? ननद जी, मैं तो इसे तुम ही समझ कर ले आई। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। इससे पहले कि कोई इसे देखे, मैं इसे घर से बाहर छोड़कर आती हूँ। रुकिए भाभी, तुम्हारा नाम क्या है? रहती कहाँ हो? मैं चंदा हूँ। मैं तो मंदिर के पास भीख मांगती हूँ। ये मैडम ने मुझे कपड़े दिलाए तो मैं यहाँ आ गई। मेरी माँ है, लेकिन वो बहुत बीमार रहती है। मुझे लगा कुछ कपड़े और खाने को मिल जाएगा तो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। ननद जी, तुम कहना क्या चाहती हो? तभी सौम्या अपने दिमाग में चल रही बात दोनों को बताती है। कुछ देर में घर वालों से छुपते छुपाते अपनी नंद की हमशक्ल को अंबिका घर से बाहर भेजकर चैन की सांस लेकर खुद से कहती है, यानी अब मेरी ननद नहीं बल्कि हमशक्ल ननद की शादी होगी, ताकि मेरी ननद अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन ये सच मुझे इनसे और सासू माँ से छुपा कर ही रखना होगा। इस तरह अब अंबिका अपनी नंद के प्लान में उसका साथ देते हुए अपनी नंद की जगह अपनी हमशक्ल नंद की शादी करवाने वाली थी और इस बात की भनक घर वालों को नहीं थी। समय बीतता है और सगाई का दिन आता है। सुलक्षणा अपनी बेटी के लिए लहंगा लेकर उसके कमरे में जाती है और सौम्या को दे देती है। कुछ देर बाद जब वो सारी तैयारियां देखने के लिए बाहर जाती है तो देखती है सौम्या, जो कि सौम्या ना होकर उसकी हमशक्ल चंदा होती है, बाहर से आ रही होती है। अरे सौम्या, तू तो अभी अपने कमरे में थी ना, अब बाहर कैसे आई? वो मैं। अरे सासू माँ, फूल वाला फूल लेकर आ गया है, एक बार उसका हिसाब कर दो, परेशान कर रहा है। अरे सौम्या, अंदर जाकर तैयार हो जाओ, चलो। तभी अंबिका जल्दी से चंदा को अपने साथ ले जाती है और कमरे में सौम्या अपना लहंगा चंदा को दे देती है। तभी अंबिका कहती है, ननद जी, ये सब गलत तो नहीं हो रहा है ना? भाभी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं शादी करके खुश ना रहूं, उससे तो अच्छा है ना मेरी इस गरीब हमशक्ल का घर बस जाए। हाँ मैडम, और वैसे भी मेरी शादी की बात सुनकर तो मेरी बीमार माँ भी ठीक हो रही है, वरना मुझ भिखारन की शादी हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं पाता। और फिर आपने भी तो इसे मेरी तरह अपनी ननद माना है ना? हाँ माना है, लेकिन सच्चाई सामने आई तो ठीक नहीं होगा, तुम्हारे लिए और ना ही तुम्हारे हमशक्ल के लिए। अंबिका बोल ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और तीनों सहम जाती हैं और बाहर से आकाश कहता है, अंबिका, अंबिका, तुम अंदर हो क्या? हाँ भाई, भाभी अंदर ही हैं, मुझे तैयार कर रही हैं। ठीक है, कुछ देर में मेहमानों के लिए चाय तैयार करने के लिए कह देना उसे, मैं सजावट देख लेता हूँ तब तक। ठीक है भैया। तभी आकाश वहाँ से चला जाता है तो अंबिका चैन की सांस लेती है। इस तरह शाम को सगाई में अंबिका की नंद नहीं बल्कि हमशक्ल नंद के साथ सारी रस्में की जाती हैं। तो कमरे में बैठी सौम्या अपने लिए प्लेन की टिकट बुक कर रही होती है। समय बीतता है, शादी का दिन आता है। सौम्या की हमशक्ल चंदा शादी का जोड़ा पहने मंडप में आती है। तभी बारात में आई एक औरत कहती है, अरे अरे, इस लड़की को तो मैंने सिग्नल पर भीख मांगते हुए देखा था। सुचिता, इससे कर रही है तो अपनी बेटे की शादी?
बहन जी जुबान संभाल कर बात कीजिए आप। समधन जी, भला इन्हें आपकी बेटी के बारे में ऐसा बोलकर क्या मिल जाएगा? इन्होंने देखा होगा तभी तो कहा ना। देखा है क्या, मैंने तो इसे भीख में 20 रुपए भी दिए थे। उस औरत की बात सुनकर चंदा गुस्से में बोलती है, झूठ मत बोलो मैडम, 20 नहीं 10 का चिल्लर दिया था आपने। उसका इस तरह से बोलना सभी को हैरान कर देता है और अंबिका को कुछ समझ नहीं आता क्या करे, इसीलिए वो डर से सब सच बता देती है और ये जानकर सभी हैरान रह जाते हैं कि शादी सौम्या की नहीं बल्कि सौम्या की हमशक्ल लड़की की हो रही है। तभी आकाश कमरे में अपने जाने की तैयारी कर रही सौम्या को सभी के सामने लाता है तो अंबिका कहती है, सासू माँ, ननद जी विदेश में जाकर जॉब करना चाहती है, इसलिए मैंने इनकी जगह हमशक्ल ननद की शादी करने के प्लान में इनका साथ दिया। हाँ माता जी, और मुझ जैसी भिखारन को दुल्हन बनने का मौका दिया। और वैसे मैंने सुना है कि बच्चों की खुशी में ही माता पिता की खुशी होती है, इसलिए आप इन्हें माफ कर दो। हाँ बहन जी, और वैसे भी देखा जाए तो सगाई भी मेरे बेटे की आपकी बेटी की हमशक्ल से हुई है, तो शादी भी उसी से हो तो सही होगा। सब ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ भी पता होता तो ये नौबत ही ना आती। खैर, जब लड़के वालों को कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। इस तरह सुलक्षणा अपनी बेटी को समझती है और अपनी बेटी बहू को उनके झूठ के लिए माफ कर अपनी बेटी की हमशक्ल की शादी खुशी खुशी होने देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।